हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बागमानी प्राइम रीट कंपनी के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि क्या हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नज़र आता है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि REIT होता क्या। दो नाम सुनने को हमें अक्सर मिल जाते हैं, REIT एंड INVIT। REIT की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और INVIT का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोनों हैं, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के एक तरीके हैं जिसके थ्रू हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी कम पैसों में। अब इनमें मुख्य अंतर है क्या, ये चीज हम समझते हैं। मुख्य अंतर यह है कि REIT रियल एस्टेट जैसे ऑफिस और मॉल में निवेश करता है, जबकि INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पावर ग्रिड, इन पर फोकस करता है। अब इनके बीच जो अंतर है वो हम देख लेते हैं एक बार। एसेट क्लास, REITs हैं ये मुख्य रूप से कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में निवेश करते हैं, जबकि INVITs ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे नेशनल हाईवे, बिजली ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस और टेलीकॉम टावर्स को फंड करते हैं। फिर इनके कमाई का तरीका क्या होता है? REITs की जो प्रॉपर्टी होती हैं ये इनको किराए पर देते हैं, रेंट पर देते हैं। जो बड़ी कंपनियां इन ऑफिस या मॉल के लिए किराया इनके लिए देती हैं। INVITs इनकी कमाई यूजेज फीस या टोल टैक्स से होती है, जैसे गाड़ियों द्वारा सड़क पर दिया गया टैक्स। फिर एक चीज होती है जो मेन होती है, एक रूल होता है NDCFS। उसका मतलब क्या होता है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज। ये एक सेबी का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों कंपनी है REITs एंड INVITs, इनको जो अपनी कमाई होती है, जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट की होती है, उसका 90% कम से कम हिस्सा जो निवेशक होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड के रूप में देना अनिवार्य होता है। मतलब 90% जो हिस्सा होता है वो इनमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना अनिवार्य होता है, और 10% जो पैसा होता है वो कंपनी अपने पास रखेगी, उसको वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आगे लेके चलती रहेगी। ये डिविडेंड साल में 2 बार मिल सकता है या 3 4, जो भी उसका एक कंपनी देती है, वो जो उसका टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से ही मिलता है, लेकिन मिनिमम 2 बार तो ये मिलता ही मिलता है। फिर जैसे निवेश की सीमा और तरलता, यानी इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडिटी, इनकी सीमा काफी ज्यादा थी पहले, लेकिन अब शेयर बाजार में इनके यूनिट्स लगभग 10,000 से 15,000 की रेंज में खरीद सकते हैं। अब जैसे बागमानी प्राइम रेट का जब IPO आएगा तो 15,000 में इसके शेयर हम खरीद सकते हैं, जबकि INVIT है वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वहां पर ये लोग वही निवेश कर पाते हैं। हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए वहां पे बाइंग और सेलिंग यानी शेयर्स को खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं है। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं कि इनमें रिस्क है क्या। REITs इनमें प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट या ऑफिस खाली रहने का जोखिम रहता है। और INVITs की बात करें तो ये सरकारी नियमों या पॉलिसी में बदलाव और लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स के कारण थोड़े जोखिम भरे माने जा सकते हैं। तो ये हमने एक तो मेन डिफरेंस समझ लिया कि REITs क्या होते हैं और INVITs क्या होते हैं, है ना। अब एक बार हम RHP देखते हैं। यहाँ पर जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट होता है, जो कोई भी कंपनी IPO लाने से पहले वो डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट करना होता है, वो देखते हैं। जैसे ये सैमसंग की बिल्डिंग है ना। फिर ये जैसे बागवानी कॉन्सलेशन बिजनेस पार्क है। फिर ये गूगल की बिल्डिंग है। ये लुक्सोर है जैसे बागवानी कैपिटल टेक पार्क, है ना। अब ये आपको मैं दिखा क्यों रहा हूँ? इसको दिखाने का मेन रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में एक चीज देखने को मिली थी, जैसे दुबई और UAE जैसे
जैसे जो देश हैं, जो किसी टाइम पर जो उद्योगपति थे, जो कोई कंपनियां बिजनेस करते थे, उनको ये लगता था कि जो दुबई जैसे शहर हैं, यूएई वगैरह जो भी हैं, जो गल्फ कंट्री में कुछ एक देश हैं, दो तीन, वहां पे उनसे सेफ कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पे अमेरिका उनकी सिक्योरिटी कर रहा है, उनके पास अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम है। तो जिस भी कंट्री को, जो जैसे अमेरिका को वो चाहिए था चाइना का काउंटर पार्ट, तो उसके लिए उन्होंने यूएई है, दुबई है, उनको वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे गया था। और इस चीज को हम देख भी सकते हैं वहां पे, सोशल मीडिया या फिर गूगल वगैरह करके हम देखेंगे तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश रहे, वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है ना। और उस चीज का ही परिणाम ये है कि वो देश अच्छी खासी तरक्की कर गए। अब टर्निंग पॉइंट आया कहां से है? जब ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वहां पे जब ईरान ईरान ने वहां पे ताबड़तोड़ हमले किए, जो गल्फ में उसके जो जहां पे अमेरिका बैठा हुआ है, जैसे यूएई, दुबई, जो भी कतर, बहरीन, जहां पे भी हैं, वहां पे ईरान ने जबरदस्त तरीके से हमले किए। तो वहां पे जो इन्वेस्टर थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गई हुई थी, उनका ये भ्रम निकल गया कि अमेरिका हमारी सुरक्षा कर सकता है। वहां पे इन बिल्डिंग्स को, जैसे गूगल ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस है, एनवीडिया के ऑफिस है, वहां पे उनको निशाना बनाया गया था, स्पेशली ईरान के द्वारा टारगेट किया गया था वहां पे। अब ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में होता है कि चाइना का काउंटर करने के लिए अब कोई ना कोई तो कंट्री चाहिए होगा। अगर उस नजरिए से हम बात करें, तो इंडिया का जो बेंगलोर शहर है, जो कर्नाटका में बेंगलोर शहर है, जिसको इंडिया का सिलिकॉन वैली भी माना बोला जाता है, वहां पे, और वो आईटी हब भी है, तो वहां पे उस चीज का सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। फिर एक अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम ये पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, फिर हमने ये यहाँ पे देख भी रखा है कि ये जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, बेंगलोर में इनके पास बड़े बड़े ऑफिस हैं, ए प्लस पार्क है यहाँ पे, बिजनेस पार्क है यहाँ पे। जैसे जब देखें, द कंपनी इज मैनेजिंग प्रीमियम ग्रेड ए प्लस बिजनेस पार्क्स इन बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। It has posted proven track record of good earnings with a respectable market share. The offer appears lucrative with good scope of yield from the day one of its listing. इसको हम थोड़ा सा समराइज करके समझते हैं कि कंपनी का इसका बिजनेस क्या है। इस कंपनी का मेन बिजनेस है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये बिजनेस पार्क प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं लीज पर, किराए पर। अब इनके जो क्लाइंट है वो हैं कौन कौन? करंट में इनके जो क्लाइंट हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एनवीडिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट हैं। उनको इन्होंने जो बिल्डिंग्स हैं, अपने जो पार्क बना रखे हैं, उनको काम करने के लिए इन्होंने जो वो बिल्डिंग किराए पर दे रखी है, वो इनको दे रखी है। अब ये चीज हमें समझने की जरूरत है। मान लो गूगल ने एक बार ऑफिस ले लिया, एक बार जगह किराए पर ले ली पूरी बिल्डिंग, तो इनके जो वो एमओयू साइन होते हैं, वहां पे एग्रीमेंट साइन होते हैं, वो एक फिक्स टाइम पीरियड तक चलते हैं। मान लो 10 साल तक उन्होंने उस चीज को साइन कर लिया, किरायानामा उन्होंने फिल कर दिया, तो फिर 10 साल तक इस कंपनी के लिए वो एक लगातार वो इनकम आती रहेगी। फिर एक पॉइंट और है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो वहां पे एक चीज देखने को मिली थी, कोई इन बिजनेस के लिए कोई बंदा चाइना गया हुआ था, तो वहां पे उसने ये चीज बोली थी कि मैं चाइना क्यों आया हूँ, मतलब जो कंपनियां वो चाइना क्यों जाती हैं और चाइना इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। तो वहां पे मतलब मिनिमम रुपए में, कम से कम रुपए में, अभी ये तो नहीं है ना कि मतलब 10,000 20,000, मिनिमम मिनिमम का मतलब ये है कि मतलब मुंह बोला दाम नहीं मांगेंगे वो, है ना। एक अच्छी खासी रीजनेबल प्राइस पर वहां पे बिल्डिंगें मिल जाती हैं कंपनियों को अपना बिजनेस करने के लिए, रन करने के लिए, अच्छी लोकेशन पे। अगर हम इंडिया में देखें, तो पहले के टाइम पे हम देखें तो यहाँ पे पौना पौना दाम, मुंह मांगा दाम मांगा जाता था, और वो चीज अफोर्ड कर भी नहीं सकते, है ना। फिर जैसे इसके और पॉजिटिव पॉइंट हैं क्या? अब ये पूरी रिपोर्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब जैसे बागमाने प्राइम ऑफिस REIT BPOR owns and manages premium grade A plus business parks located in the world's best performing micro markets in terms of cumulative net
ऑब्जर्वेशन फ्रॉम CY 2021 टू CY 2025 इन बेंगलोर द सिलिकॉन वैली इन इंडिया। जब इस पूरी रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे तो इनके पास जो जितनी जगह थी, इनकी जगह कितनी थी, जैसे टोटल एरिया, इट्स पोर्टफोलियो, इनके पोर्टफोलियो में जो टोटल जगह थी कंप्राइजेस 20.3 MSF, मीटर स्क्वायर फुट ऑफ टोटल एरिया ऑफ, ये मीटर स्क्वायर फुट ही होना चाहिए शायद, है ना। ये है मीटर स्क्वायर, सॉरी कितना है ये, अभी देखता हूं मैं, मिलियन स्क्वायर फीट। इनके पास कितनी जगह थी, 20.3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ टोटल एरिया एंड 19.6 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लीजेबल एरिया। जो कितना आता है इसका, 20.3 मिलियन स्क्वायर फीट का 19.6 कितना है, 98.8% कमिटेड ऑक्यूपेंसी एज ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर 2025 के डाटा के अनुसार। जो इनके पास 20.3 मिलियन स्क्वायर फीट की जो जगह थी उसमें से 98.8% जो इनकी जगह थी वो ऑलरेडी किराए पर चल रही है, लीज पर चल रही है। 1.2% जगह इनके पास बची हुई है किराया देने के लिए। अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि इसकी इन फ्यूचर कैसी डिमांड रहने वाली है। अब जैसे इनके दे रखे हैं मल्टीनेशनल टेनेंट्स such as Google, Amazon, and a leading technology company and Nvidia, who rank among the largest companies globally in terms of market capitalization as of December 31, 2025, according to the JLL report। गूगल है, अमेजन है और एनवीडिया जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, और फिर एक इनका अमेजन, हाँ यही है। अगर हम इनकी बात करें तो दुनिया की टॉप कंपनियां ही है। मान लो यहाँ पे इन्होंने 10 साल 20 साल का जो भी किरायानामा यहाँ पे साइन कर लिया, फिर वहां से इनकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी। अब जैसे हम और डाटा देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे ये यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं, जैसे BPOR इज बैक्ड बाय इट्स स्पॉन्सर द बागवानी ग्रुप, बेंगलुरु's लार्जेस्ट एंड वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्योर प्ले ग्रेड A+ ऑफिस ओनर एंड डेवलपर एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। According to the JLL report, with almost 3 decades of experience in operating, developing, leasing, and managing large format commercial real estate in Bengaluru with a pipeline across Bengaluru, Delhi, and Chennai. Its sponsor is one of the pioneers in commercial real estate। एक तो इनके पास जो ये लीज पर देने का है ना, ये किरायानामा जो बिल्डिंग वगैरह ऑफिस वगैरह जो किराए पर देने की है, इनके पास 3 डेकेट्स का इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। और ना केवल ये ओनली बैंगलोर में बल्कि दिल्ली और चेन्नई में भी ये इन्होंने इस चीज पे काम किया है ना। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। फिर एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा था थोड़ा नीचे, जैसे बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। फिर एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पे है वो क्या था, एक तो जैसे हमें ये पता करना है कि मान लो स्टॉक प्राइस 100 रुपए पे मिल रहा है, तो आप लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई 100 रुपए पे है, जैसे 95 से 100 रुपए दे दिया हमें, है ना, तो ये स्टॉक प्राइस सस्ता है या नहीं है। इस चीज को हम चेक करने के लिए जैसे यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे था भी, मैं भी एक मिनट तो चेक करता हूँ थोड़ा। NAV, जो अभी इनकी NAV है, नेट एसेट वैल्यू, हाँ ये रहा,
एनएवी ऑफ द यूनिट एज ऑफ दिसंबर 31 2025 स्टूड एट आरएस 109 रुपये 13 पैसा पर यूनिट है। स्टॉक हमें कितने में मिल रहा है? 100 में। एक स्टॉक की कीमत कितनी है? 100। और नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट इनके एसेट की वैल्यू कितनी है? 109 रुपये 13 पैसे। तो लगभग 8% के आसपास, 8 साढ़े 8% हमें ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। स्टॉक कितने में मिल रहा है हमें? एक स्टॉक 100 रुपए में, और एनएवी कितनी है? 109 रुपये 13 पैसा पर यूनिट, पर शेयर मान सकते हैं इसको। तो ये भी उस हिसाब से सस्ता है। अगर हम इस चीज से देखें, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से देखें, तो ये वहां पे सस्ता है ना। फिर एक चीज हम देख सकते हैं, वो चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? जो इनकी आरएचपी है यहाँ पे, इसको ये 667 पेज की है यहाँ पे। जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज हमें देखने को मिलेगी, वो क्या है? इनकी लोन टू वैल्यू है, जो एलटीवी है, वो ओनली 5% है, जो कि काफी कम है ना। फिर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, कंपैरिजन विद लिस्टेड peers as per the offer document, the company has source embassy officer office parks REIT, mind space business parks REIT, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, और इनकी एनएवी भी यहाँ पे दे रखी है कि ये कितनी है ओनली, जो है इनकी सीरियल वाइज यहाँ पे दे रखी है। जो फर्स्ट नंबर है इसकी कितने पे है? 4% डिस्काउंट पे, 4.38%। दूसरे वाले की, जो माइंड स्पेस बिजनेस है, इसकी 3.05% डिस्काउंट पे है। तीसरे वाले की कितने हैं? 7.17% डिस्काउंट पे है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें, जो बागवानी है, इसका कितने परसेंट डिस्काउंट पे है? लगभग 8 से 8.5%। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। फिर जैसे हम बात कर रहे थे लोन टू वैल्यू, वो रेशियो कितना है इनका? ओनली सिर्फ 5% है। तो उस हिसाब से बात करें तो वो काफी कम है। जो इनके पीयर ग्रुप की जो बाकी कंपनियां हैं, उनका वो 7 से 8% रहता है। तो वहां पे ये 5% है। इस 5% का मतलब क्या है? लोन टू वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एसेट्स पर कर्जा कितना है। फिर जितना ये कम कर्जा होता है, उतना ये इन्वेस्टर के लिए एक भरोसेमंद चीज होती है। इन्वेस्टर को उतना ही ज्यादा विश्वास रहता है ना। अब और चीज देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमने ये चीज समझ लिया कि कंपनी करती क्या है। कंपनी बिल्डिंग्स हैं बना के वो किराए पे देती है, और एनएवी भी हमने यहाँ पे समझ लिया, है ना। फिर एक चीज और है यहाँ पे, जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पे, तो जो एनडीसीएफ था, सो इनका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज, जो सेबी के रूल है उसके अकॉर्डिंग, इनको 90% है, जो अपने जो भी ये पैसा कमाएंगे उसका 90% इनको डिविडेंड के रूप में, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो वो भी इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। मान लो साल में ये 2 बार देते हैं, है ना। फिर वहां पे उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा कि मान लो कंपनी को अगर अपने शेयर होल्डर्स को अपने साथ ऐड करके रखना है, तो वहां पे उतनी ज्यादा ग्रोथ कंपनी को करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ वहां पे कंपनी को दिखानी पड़ेगी। अब जैसे द जॉइंट बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं जो कंपनी के, जो एक पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो दिखाते हैं हमें, वो क्या है? एक तो जैसे कौन कौन है? जेएम फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैप, आईआईएफ कैपिटल सर्विसेज, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, 361, एचडीएफसी बैंक। और इनका जो रजिस्ट्रार है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा वो काम करता है, वो कौन है? वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। ओके। तो यहाँ पे ये चीज हमने पूरा इस वीडियो में समझ लिया कि कंपनी का क्या रहने वाला है ना। आरईआईटी क्या होता है, आईएनवीआईटी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है।
हम इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे INVIT में हम इन छोटा इन्वेस्टर है वो अभी इन्वेस्ट कर नहीं सकता। REIT है, जैसे ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो जो छोटा इन्वेस्टर है, मान लो किसी को 10,000 लगाना, अभी IPO में तो कम से कम 15,000 रुपये लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मान लो किसी को 150 रुपये लगाना है। अगर मान लो 150 रुपये स्टॉक प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, मान लो 200 रुपये, तो 200 रुपये में एक स्टॉक वहां पे खरीद सकता है, जबकि पहले ऐसा पॉसिबल था नहीं। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट होगा यहाँ पे। फिर हमने ये चीज समझी कि चाइना के काउंटर में अभी जो है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इंडिया है, वहां पे लोगों की नजर बनी हुई है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपना बिजनेस करने के लिए आउटसाइड देयर कंट्री, अपने देशों से बाहर, जैसे अमेरिका की कंपनियां, उनको अमेरिका से बाहर जाकर बिजनेस करना है, एक फैक्ट्री लगानी, कंपनी लगानी है, तो वो फिर इंडिया में आई हैं और अभी आ भी रही हैं। इस चीज को भी हमने देखा था। फिर जैसे इनके कौन कौन से इनके क्लाइंट कौन से हैं, जैसे गूगल है, अमेजन है, एनवीडिया है, और भी कंपनियां हैं जो वहां पे और ज्यादा आएंगे, है ना, तो उनको ये प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो इस चीज को हमने समझ लिया। अगर अब हमारा पॉइंट ये समझ आता है कि हमें इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किस बेस पे करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब हो सकता है, जैसे मान लो हमने 15,000 रुपये लगा दिया, या फिर जो भी अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख, जो भी हमारी क्षमता के अनुसार हम पैसा लगाना चाहें वो हम इसमें लगा सकते हैं। फिर जैसे जैसे मान लो कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, वो पैसा भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलें, तो आने वाले 10 साल 15 साल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोग हैं, जैसे किसी को ये जानना हो कि मतलब ये डाटा हम देख कहाँ सकते हैं, तो हम गूगल पे जाएंगे, वहां पे हम सर्च करेंगे चित्तौड़गढ़.com/IPO, तो वहां पे ये पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब IPO की डिटेल है, जैसे IPO है 5 मई को ओपन हुआ था और क्लोज डेट है 7 मई 2026। प्राइस बैंड 95 to 100 रुपीज। टोटल इश्यू साइज कितनी है, 3405 करोड़। फ्रेश इश्यू 2390 करोड़। और ये IPO लिस्ट कब होगा, 15 मई 2026 को, ना। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से नज़रिए से हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। और अगर हम IPO में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, IPO लगाना चाहें, अप्लाई करना चाहें, तो वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ काफ़ी दिनों से, अगर आज की बात करें हम 6 मई 2026 के, तो लास्ट में जैसा मार्केट ने रुख किया है, जितना पॉजिटिव मार्केट अचानक से 200-300 पॉइंट मार्केट ने बाउंस किया ना, उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म पे देखें तो हमारा कोई 15-20% गेन लेके भी हम निकल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी रहने वाली है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्या नजरिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं।